नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास पर, और इसमें हमने काल विभाजन तक जान लिया। पहले हमने विषय वस्तु की सूची पढ़ी, उसके बाद में काल विभाजन पढ़ा। अब आज हम आदिकाल शुरू कर रहे हैं, यानी कि इस किताब का जो मूल है वो यहाँ से शुरू है। ठीक है। और किताब का पहला अध्याय आदिकाल है। इसका प्रकरण संख्या 1, कहने का अर्थ है यहाँ से शुरू है। ये प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग कर्मी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार शुद्ध साहित्यिक या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। ये पूरी लाइनें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये पूरी लाइन भी पूछी जाती है, या गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता है, वो किसने कहा। दोहा या दुहा का भी पूछा है, बहुत समय में बहुत परीक्षाओं में ये पूछा गया है। इसको आप कोड करते रहिए एकदम। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1550 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ पीछे तक ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्वज राजा मान के सभासद पुष्प, जिसको पुण्य कवि पुष्पदंत कहते हैं ना, वो है, नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। ये शिव सिंह सरोज में है, लिखा हुआ है ना, पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। देखिए, यहाँ शुक्ल साहब ने साफ कह दिया है कि ये चीज़ मैंने शिव सिंह सरोज से ली है। आप शिव सिंह सरोज देखिए, आगे देखिए। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चित नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाई का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार के पुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ध्यान रखिए, ये रासो साहित्य को रासो क्यों कहा जाता है और इस खंड को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है शुक्ल जी ने। कोई पूछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो क्यों कहा गया है, तो राजाश्रित और चारण कवियों ने श्रृंगार, नीति, सब तरह की रचनाएं की है। और राजाश्रित थे इसलिए, अगर एक पंक्ति में कहे तो राजाश्रित कविजनों के द्वारा ये रचनाएं की गई थी, इसलिए रासो कहा गया है उन्हें। और इस वीर गाथा काल इसलिए कहा गया है कि ज़्यादातर वीर गाथा की मिलती है इसमें। आगे देखिए, दूसरी बात, ये यहाँ से इसको कोड करिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इसको कोड करना है पूरा एकदम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरी चीज़ 2 वाक्यों में आपसे पूछी जाएगी। आगे देखिए, दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध है, इसे प्राकृताभास कहा जाता है ना। हिंदी इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं, जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती है, यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम तत् संस्कृत शब्द लिखे जाने लगे। विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत
कुछ समय से कई सौ वर्ष पुराने रखते हैं बोलचाल। कहने का अर्थ ये है कि आज अगर हम बोल रहे हैं तो आज की भाषा ऐसी है कि आधी हिंदी में अंग्रेजी मिलावट है, लेकिन अगर हम लिखते हैं तो लिखने में प्योर हम हिंदी ही लिखे हैं। इसलिए कहना है कि जब ये भाषा शुरू हो रही थी हिंदी, तो उस समय पर संस्कृत के शब्द चलते थे, उनमें संस्कृत के शब्द और विभक्तियाँ प्रयोग में ली, हिंदी को थोड़ी थोड़ी ही उन्होंने ली थी। कहने का अर्थ है संस्कृत के नज़दीक थी वो भाषा, इसलिए उसको प्राकृत कहा गया था। ये है, देखिए आगे, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला ये सत्र भी। आगे देखिए यहाँ पर, बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले के कवि परंपरा में रखती चली आती थी। कहने का अर्थ है कि 100 वर्ष पहले जो चीज़ चली आ रही थी वो हम लिखेंगे, और सही बात है। आगे देखिए, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक, क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रमी की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में करते हैं। कैसे? देखिए, ये दो तरह के बता रहे हैं, एक तो सारंगधर की बता रहे भाषा, दूसरी अमीर खुसरो की बता रहे हैं। कहने का अर्थ है एक ही समय पे दो अलग अलग प्रकार की रचनाएं पाई जाती थी जिन्होंने ऐसा लगता नहीं था कि एक ही काल की है। देखिए उदाहरण, चलिए वीर हमीर पाव भर मेणई कंपई दिग्मण नहीं अंधार धूलि सरई अच्छा ही थी। ये अलग ही भाषा है आपकी थोड़ी। और दूसरी ओर अमीर खुसरो, देखिए आप कैसे लिखेंगे। दूसरी ओर अमीर खुसरो दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। ये बिल्कुल उस समय की ताज़ी भाषा है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। आपके दादा दादी जी वगैरह ये ऐसी साफ भाषा बोलते थे, ऐसे नहीं बोलते होंगे। ये साहित्य को संस्कृत के शब्दों में मिला करके लिखा गया है और यही अपभ्रंश है आपका, है ना। आगे देखिए, अब आगे देखिए थोड़ा विद्यापति के बारे में। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद बिज्जावन भाषा दुई नहीं लग गई दुज्जन हासा। दूसरी ओर कबीरदास अटपटी बानी बोलियों में सुना रहे थे। कैसे? अग्नि जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे विचारी विचारी। तो ये देखिए अलग अलग भाषा एक ही समय का है लगभग, इनमें अंतर ज़्यादा नहीं है। आगे देखिए, सारांश है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया। देसिल बयना सब जन मिठा, तई तैसन जपों अवट्ठा। अर्थात देसी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषाओं की रचनाओं का वर्णन करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आचार्य शुक्ल ये कहते हैं आपका कि समय अनुसार जो रचनाएं हैं उनका स्वरूप, उनकी भाषा बदल तो जाती है, लेकिन उनमें कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जो पुरानी परंपरा में चली आती है। तो भाषा भी ऐसी विशेषता है कि पुरानी परंपरा के हिसाब से चलती है। अगर आज हम लिखेंगे तो आज का समय ठीक 100 वर्ष पहले, आज के समय से ठीक 100 वर्ष पहले आपका छायावाद जैसा युग था, ठीक है। तो अगर हम छायावाद की जैसे अभी भी लिखेंगे ना तो काफ़ी पढ़ी और सुनी जाएगी। कारण इसका है कि भाषा का जो स्वरूप होता है वो एकदम से नहीं बदलता है। बोलचाल धीरे धीरे बदल जाएगी, लेकिन जो साहित्य है वो धीरे धीरे ही बदलेगा। बोलचाल तो फिर भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन साहित्य धीरे धीरे बदलता है। और जब वो लिखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये आज का ही है। इसलिए आज भी कोई बेवर हिंदी लिखेगा आपका तो वो सही है। अभी आज की भाषा में आपकी हिंदी में बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द मिल चुके हैं, बहुत सारे अरबी फारसी के शब्द मिल चुके हैं, बहुत सारे अन्य भाषाओं के। और उस समय पे क्या था कि संस्कृत के शब्द भी थे, तत्सम वो बहुत सारे शब्द थे। अभी इस
2 पेज के जो सत्र है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्राकृत की अंतिम अवस्था से लेकर के और यहाँ तक आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये कारण वारण बताए जाते हैं। यहाँ से तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं, यहाँ से समझ आधारित प्रश्न आपके समझ आधारित मिलेंगे, यहाँ से तथ्यात्मक मिलेंगे आपको, यहाँ भी समझ आधारित ही मिलेंगे। और आगे यहाँ जो है ये आपको मिलेंगे साफ। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि सारंगधर का है किसका है, और ये तो आप जानते ही है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि किस कवि के द्वारा है, ये कौन सी भाषा में है, क्योंकि भाषा तो आपकी ये इन्होंने डिस्कस करी है ना। ये तो सब जानते, देसिल बैना सब जन मिट्टा, इसका अर्थ कोई नहीं पूछ सकता आपसे, लेकिन ये जानने वाली बात है। तो आज का सत्र ये छोटा सत्र था और आपका प्रकरण संख्या 1 यहाँ पर हो गया है। अब दूसरा प्रकरण आपका अपभ्रंश काव्य आएगा, वो हम अगले सत्र में ही पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम पढ़ें तो हमारे पढ़ने में भी सही रहता है और आपको याद भी सही तरीके से होगा, ठीक है। तो आज के इस सत्र में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।